हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप के बारे में, जहाँ पे मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आउटपुट मुझे बताना था। तो उम्मीद करता हूँ सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलो इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। ओके, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमें क्या चीज़ दिख रही है। अपने पास एक कंडीशन पार्ट जो है, इसको दो पार्ट में लिखा गया है। ओके, और दोनों पार्ट एंड लॉजिक से सेपरेटेड हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट है और लास्ट में मॉडिफिकेशन पार्ट है। तो इनिशियलाइजेशन तो आई की वैल्यू 0 से है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफिकेशन यहाँ नहीं है बट यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको देखते हैं कि अगर हमारा कंपाइलर इसको जब एग्जीक्यूट करेगा तो कैसे और कहाँ जाएगा और क्या आउटपुट प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर अंदर आया तो उसको मिला i = 0। तो उसने एक मेमोरी बनाई और उसका नाम दे दिया i और वहाँ पे वैल्यू डाल दी 0। अंदर आया, इनिशियलाइजेशन पार्ट ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं तो कुछ करेगा नहीं। कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी तो इससे पहले देखो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रिंटफ क्या करता है। प्रिंटफ हमें पता है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है वो कंसोल पे प्रिंट करता है, आउटपुट देता है, डिस्प्ले करता है कंसोल पे। बट ये रिटर्न भी करता है। क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो उसने डिस्प्ले किए हैं कंसोल पे। तो अगर मैं कोड ब्रशर्स को काउंट करूँ तो आई थिंक ये 12 या 13 कैरेक्टर्स है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है यहाँ, और एक न्यू लाइन भी लगा हुआ है, तो टोटल 13 कैरेक्टर है। तो प्रिंटफ जब जब एग्जीक्यूट होगा ये हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर देगा, मतलब 13 देगा। और हमें पता है सारे नॉन जीरो नंबर ट्रू कहलाते हैं। इन C और C++, every non-zero number is treated as true। सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जो फॉल्स कहलाता है। तो जब हम कंडीशन चेक करने के लिए आए तो प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ और उसने मुझे 13 रिटर्न कर दिया। तो जब एग्जीक्यूट हुआ होगा प्रिंटफ तो उसने कोड ब्रशर्स तो प्रिंट किया ही होगा कंसोल पे। उसने कोड ब्रशर्स को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद न्यू लाइन पे आ गया। ये एग्जीक्यूट होगा और फिर i<10 भी एग्जीक्यूट होगा। तो i तो 0 तो <10 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। एंड क्या करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तभी वो ओवरऑल ट्रू होता है। एंड के केस में क्या है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। अगर कोई एक भी फॉल्स है, ये वाला या फिर ये वाला, तो हमें रिजल्ट फॉल्स मिलता है। और अगर दोनों फॉल्स हैं फिर तो फॉल्स रहेगा ही रहेगा। एंड लॉजिक। तो दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हम अंदर आए। हम अंदर आएंगे और फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर लूप की बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ सी आउट लगा हुआ है। सी आउट क्या होगा? आई। यहाँ i++ लिखा हुआ है। यह है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले यूज कर लो वेरिएबल को फिर इंक्रीमेंट कर देना। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये 0, क्योंकि i की वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगी, सी आउट 0 हो जाएगा। और जब i++ कंप्लीट होगा तो यहाँ पे वो इंक्रीमेंट कर जाएगा 1 से और फिर न्यू लाइन में आ जाएगा। बॉडी कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया बॉडी का। हम वापस जाएंगे मॉडिफिकेशन के पास, मॉडिफिकेशन कर देंगे। कुछ नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और वो हो गया। मॉडिफिकेशन के बाद फॉर लूप कहाँ जाता है? कंडीशन चेक में। अगेन उसको वही दो लोग मिलेंगे। पहले वो प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ कोड ब्रशर्स प्रिंट करेगा, और उसके बाद i<10 देखेगा तो 1<10 है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो हम बॉडी के अंदर जाएंगे और i प्रिंट कर देंगे। i प्रिंट करने के बाद i को इंक्रीमेंट भी करना है, तो ये 1 से 2 हो जाएगा। और वापस फिर हम ऊपर जाएंगे मॉडिफिकेशन के लिए और फिर कंडीशन चेक करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक, कोड ब्रशर्स 2, कोड ब्रशर्स 3 एंड सो ऑन टिल 10 तक। जब i की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर हम ऊपर जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। मॉडिफिकेशन में तो कुछ नहीं है तो हम फिर मॉडिफिकेशन के बाद कंडीशन चेक में आएंगे। कंडीशन चेक में पहला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कोड ब्रशर्स तो प्रिंट करेगा ही करेगा।
मतलब यहाँ पे कोड ब्रशर्स प्रिंट कर देगा। हाँ, जब यहाँ 10 प्रिंट हो गया होगा तो ये अपडेट करके उसको यहाँ पे 11 कर दिया होगा। यहाँ पे मुझे अब 11 मिलेगा। तो जब मैं कोड ब्रशर्स को प्रिंट कर दूंगा तो मैं जब सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा जहाँ पे लिखा होगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये इस बार फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स हुआ तो मैंने बताया था एंड के केस में कोई एक भी अगर फॉल्स होता है तो ओवरऑल फॉल्स हो जाता है, तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये है इसका कंप्लीट आउटपुट। कोड ब्रशर्स से शुरू हुआ, कोड ब्रशर्स पे ही एंड हुआ और नंबर्स प्रिंट हुए 0 से लेकर 10 तक। चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ। एज एक्सपेक्टेड वही आउटपुट आ रहा है। अगर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ नहीं लगा होता तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, में कुछ रहा ही नहीं। सिंपल 0 से लेकर 10 तक प्रिंटिंग होगी। बट अगर ये कंडीशन नहीं होता i लेस देन 10 वाला, तो क्या आउटपुट आता? भाई फॉर लूप को रोकने वाला कोई है ही नहीं। प्रिंटफ हमेशा 13 रिटर्न कर रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन हमेशा ट्रू ही मानी जा रही है। तो अगर हमेशा ट्रू है तो फिर रोक कौन रहा है? फॉल्स तो कभी हो ही नहीं रहा है। तो ये इन्फानाइट जाने वाला है, बिल्कुल इन्फानाइट लूप तक चलेगा। तो इसको कंट्रोल C से फोर्सफुली इसको रोक दे रहे हैं। ओके, फॉर लूप में एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन की। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन फॉर लूप, मतलब हमने फॉर का सिंटैक्स देखा है, वो बिल्कुल कैसा है, ऐसा। और यहाँ पे फॉर की बॉडी। तो ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, यहाँ हम एक वेरिएबल नहीं, हम कई सारे वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब हमने जैसे हम लिखते हैं ना इंट i इज इक्वल टू 0 या 1 कुछ भी, तो यहाँ हम कॉमा लगा के एक और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, या कॉमा लगा के एक और, मतलब मल्टीपल n टाइम्स n इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इतना बड़ा कोई करता नहीं है क्योंकि क्या फ़ायदा, उससे कोई मतलब है नहीं उसका। बट एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। चलो इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा इंट i इज इक्वल टू 0 और कॉमा ला के एक और इनिशियलाइजेशन कर दिया मैंने, सपोज जे की वैल्यू मैंने 1 कर दी, या सपोज मैं 10 कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में है कंडीशन चेक। कंडीशन में मैं डाल देता हूँ वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू j। जब तक i की वैल्यू j से कम है या j के बराबर है तब तक चलते रहना। और यहाँ पे मैं करता हूँ i प्लस प्लस। जैसे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन होता है ना, वैसे ही मॉडिफिकेशन में भी हम कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब मैं i को आगे बढ़ा रहा हूँ, j को पीछे कर रहा हूँ बाय 1 यूनिट। और अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ i और j प्रिंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ i, फिर इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा j। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एरर, अनक्वालिफाइड id बिफोर int। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2 बार इंट नहीं लगा सकते थे, एक ही इंट में हमें सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने थे। ऑब्वियसली जब भी कॉमा लगा के लिखते हैं तो हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही डेटा टाइप वो सभी के लिए होता है, इसलिए दोबारा से डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हम 3 इनिशियलाइजेशन कर सकते थे, 4 इनिशियलाइजेशन कर सकते थे, कोई रोक नहीं रहा है मुझे। यहाँ मैं सपोज k भी ले लेता हूँ, k इज इक्वल टू मैंने कर दिया 100, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बस यूं ही ले लिया है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और रन किया, ऑब्वियसली i5 और j5 आना ही था, क्योंकि i की वैल्यू बढ़ रही थी और j की वैल्यू घट रही थी। एक ऐसा टाइम आया होगा जब i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 पे गया होगा और j की वैल्यू घटते घटते 5 पे आया होगा। तो यहाँ पे कंडीशन में हमने चेक किया होगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन तो ट्रू हुई होगी। तो जब वो ट्रू हुई होगी हम नीचे गए और हमने 5 और 5 प्रिंट किया। उसके बाद i की वैल्यू हो गई 6 और j की वैल्यू हो गई 4, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम आ जाएंगे बाहर। तो इसका हम कई तरीके से यूज़ कर सकते थे। हम पैटर्न प्रिंटिंग में भी मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करते हैं फॉर का, या फिर जब नेस्टिंग ऑफ लूप होता है वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था फॉर का जो मुझे बताना था आपको। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।